Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही करेज की स्टोरीज। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज ऑफ करेज बाय मैक्स हेल्थ केयर। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं उन पेशेंट्स की या रादर उन सर्वाइवर्स की जो अपने करेज और परसिस्टेंस की वजह से अपनी लाइफ को आज जहां है वहां तक लेके जा पाए। ऐसी ही एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे पास एक मदर की, जो अपनी एक प्रीटर्म बेबी के साथ 3-3.5 महीने हमारे आईसीयू में स्ट्रगल कर रही थी। सो आई एम डॉक्टर मनु शर्मा, कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। हमारे साथ आज हैं दीक्षा जी। दीक्षा जी जो कि असंध करनाल की हैं, वो अपने बारे में कुछ बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। हाय, मेरा नाम दीक्षा है। मैं असंध हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, उनका वहाँ पर शोरूम है। मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं। वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। जब मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी इन माय फैमिली। तो सडनली फिर प्रॉब्लम आई डिलीवरी के टाइम। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई मेरी। तब मुझे यहाँ आना पड़ा था। तब से मैं यहाँ पर हूँ। बेबी के ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है एंड नाउ शी इज़ फाइन। तो आज लगभग बच्ची हमारी 6 महीने की हो गई। काशवी, यही नाम है ना उसका? यस। वेरी नाइस। आप हमारे पास यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए थे, है ना? थोड़ा बताएंगे आप, इससे पहले कहाँ आपका इलाज चल रहा था, कैसे हुआ, क्या हुआ सब? तो सर, मेरा जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली सब लोग बहुत खुश थे, सब कुछ सही जा रहा था। तो सडनली 2.5-3 मंथ्स के अराउंड मुझे गायनो के पास जब चेकअप के लिए गई, तब उन्होंने बताया ग्रीन इन्फेक्शन है। 4-5 मंथ्स के अराउंड अपनी मदर के पास आ गई। तो यहाँ से करनाल जाना तो पॉसिबल नहीं था डेली। तो यहाँ मैंने गायनो चेंज करी अपने यहीं पर। तो इनके पास मैंने दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने ग्रीन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन स्टार्ट करी, काफ़ी रिलीफ मिल गया था। सेकंड जब डॉपलर के लिए मैं गई तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तब मुझे फर्स्ट टाइम स्पॉटिंग हुई थी। तो मैं अपने गायनो के पास गई, डॉपलर की रिपोर्ट भी लेके गई और स्पॉटिंग की वजह से भी। तो उन्होंने तब मुझे 1 नाइट के लिए एडमिट किया। उन्होंने कहा स्पॉटिंग एंड पेन स्टार्ट हो गया था साथ में। तो वो दोनों चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जल्दी था प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने अपने लगभग 5.5 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास की प्रेगनेंसी थी। तो उस टाइम इन्होंने ट्राई किया कि पेन रुक जाए, डिलीवरी ना करनी पड़े, बट नहीं हुआ। सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ा। वाटर बैग भी रात को बर्स्ट हो गया। पर वहाँ पर निक्कू नहीं था सर, तो मैक्स में एडमिट करवाया गया। जब मुझे एडमिट किया तो उस टाइम ये था, सब लोग बोलते थे बहुत प्रीमेच्योर डिलीवरी है। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, इतना टाइम पहले ही बेबी आ जाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। कितना डर था उस डर ने? कितना ब्लड प्रेशर बढ़ाया आपका? कितना हार्ट रेट बढ़ाया आपका? नहीं, मेरा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल रहा, पर एक माइंड में ही था बस डर, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इससे पहले आपने क्या सुन रखा था कि इतने छोटे बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं, क्या होता है उनका? आपका एक माइंडसेट जो इस इतने प्रीमेच्योर डिलीवरी को लेके था, वो क्या था? वो नेगेटिव था। सबसे यही सुना था कि इतने पहले जो बेबीज हो जाते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं बेसिकली। और अगर सरवाइव कर पाते हैं तो क्या आगे जाके वो नॉर्मल होते हैं या नहीं होते हैं, दैट इज नॉट कंफर्म। डिपेंड करता है वो हर एक बेबी पे। तो ये तो सब नेगेटिव थिंकिंग ही चल रही थी उस टाइम पे। यही था कि किसी तरह पेन्स रुक जाएं, डिलीवरी ना करनी पड़े, कोशिश यही थी। मैम ने भी ट्राई किया, इंजेक्शंस वगैरह देने थे, बट नहीं हुआ। डिलीवरी करनी ही पड़ी। इनफैक्ट बेबी जिस समय आना है उसने उस समय आना है। तो बेबी का आने का समय, काशवी का आने का समय निश्चित था। यस। सो क्या है उसकी बर्थडे? 13 नवंबर। और कितने बजे हुआ? ये दोपहर में 2:28 पर हुई है। कैसा एक्सपीरियंस था ओटी में? नॉर्मली मैं हमेशा हर मम्मी को उसका बच्चा दिखाता हूँ कि ये आपका बेबी है, देखो। जैसे ही आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आओगे, बच्चा आपके पास आएगा। आपके केस में अगेन रिकॉल ऑफ इमोशंस। मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपकी बेबी गर्ल हुई है जो कि छोटी सी है। तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय आधा तो एनेस्थीसिया इफेक्ट था, आधी इमोशंस थी, आधा वो हमारी प्रेगनेंसी की खुशी थी जिसमें हमने बेबी एक्सपेक्ट किया था और सडनली ये सब हो गया। तो सर उस टाइम जब मुझे ओटी में लेकर गए थे तो मैं वही एनेस्थीसिया में थी। उसके बाद इंजेक्शन के बाद तो जब बेबी मुझे बताया गया कि बेबी गर्ल हुई है, वो एक बार लेकर भी आए थे मेरे पास कि देखोगे, पिक कराओगे, ये सब भी बोला था। पर सडनली किसी ने बोला नहीं, बेबी को अभी के अभी निक्कू में लेकर जाओ। वो मैं था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट पिक नहीं हुई, आगे कर लेंगे। तो उस टाइम मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बेबी गर्ल हुई है। आई वॉज लाइक यस, मेरी प्रिंसेस है मेरे साथ। तो उस टाइम ये था बेबी छोटा है, प्रीमेच्योर है, डेफिनेटली निक्कू में तो रखना ही है। ये पहले से पता ही था निक्कू में ही रखना है। तो उस टाइम कुछ भी नहीं पता था बेबी कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर उसके बाद जब रूम में शिफ्ट हुए तब भी मेरे हस्बैंड ने, मम्मा ने मुझे इतना ही कहा कि बेबी वीक है थोड़ा, तो अभी इसको निक्कू में टाइम लगेगा। तो मुझे कहा कि मुझे तो 2 डेज़ के बाद डिस्चार्ज कर देंगे, बट बेबी को नहीं करेंगे, बेबी को यहीं रखेंगे। मैं कहा कितना टाइम रखेंगे? उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। तो सर जब मुझे ओटी से शिफ्ट किया रूम में, तब बेबी से नहीं मिलने दिया, मम्मा ने मना करा। मुझे लगा शायद आपने मना किया है। कहते कि स्टिचेस आए हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा बेबी को, अभी बेबी के पास नहीं जाना।
तो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। फिर आफ्टर 2 डेज़ जब मुझे डिस्चार्ज मिला तब मैंने रिक्वेस्ट की प्लीज़ एक बार बेबी दिखा दो घर जाने से पहले। तो आप आए थे शायद उस टाइम पर। हम वहीं थे। हाँ जी, तो मैंने So, आपसे उस कहा कि टाइम पे प्लीज़ बहुत बेबी एक दिखा इमोशनल दो। आउटब्रेक था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, इतनी वायर्स लगी होंगी, इतने ज़ोर लगभग से लगभग एक हाथ के साइज का वाइब्रेटर्स, बेबी था। इतना छोटा सा बेबी मैंने उसका पहली बार डायपर बड़ा था, देखा। बच्चा छोटा था। इतना छोटा बेबी देखा भी पहली बार था, सुना भी पहली बार था। पर वहाँ पे जब मैंने ऑल अराउंड देखा तो सारे बेबीज़ ही छोटे-छोटे थे। तब लगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको देख के डर भी लग रहा था क्योंकि वायर्स इतनी लगी हुई थी, इतनी ज़ोर से वाइब्रेट हो रहे थे उसके मुझे याद है चेस्ट। आपने बोला ये सारे बच्चे ओपन एयर में हैं, मेरा बच्चा ऐसे बंद बंद बक्से में वाले क्यों में है? है। तो मैंने बोला इसका जवाब हम 7 दिन बाद देंगे। तो घर जाके क्या चलता था आपके दिमाग में जब आपके स्टिचेस रिकवर होके आप वापस आए? मेरे ख्याल से हमारा पहला सेशन तो तभी हुआ था जब आप वापस आए थे। यस सर, तब मैं डेली बोलती थी, मेरे हस्बैंड तो डेली आते थे फीड देने के लिए। आपने कहा कि मदर्स फीड इज़ बेस्ट फॉर बेबी। बिल्कुल, बच्चे के लिए तो हर जगह का वो है, डिक्टम है, मदर्स फीड ही देना है बच्चे को, और इतने छोटे बच्चे को तो खास करके मदर्स फीड। हाँ, तो बस हस्बैंड आते थे डेली, तो मैं डेली बोलती थी प्लीज़ एक बार ले चलो, आज ले चलो, कल ले चलना। कई बार फोटो लेके जाते थे वो बच्चे की आपके लिए, अब आप तक पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी पता नहीं। नहीं, मुझे कोई पिक्स नहीं दिखाई जाती थी, हाँ, कुछ नहीं बताया जाता था। तो हाँ। मैं डेली पूछती थी कैसी थी, क्या कर रही थी, सो रही थी, जाग रही थी? तो कहते थे ठीक थी, अभी आइज़ खोल रखी थी, अभी बंद थी, सो रही थी, सोती रहती है। मैंने तो आपकी इमोशंस का टर्मोइल उस दिन देखा था जिस दिन हमारा सेशन हुआ था रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ द किड। याद है 7th डे पे जब आप आए थे, सर मुझे बता तो दो चल क्या रहा है, चल हो क्या क्या रहा रहा है, है। हो क्या रहा है? तो तब हमने मुझे डिस्कस पता किया। लगा लंग्स डेवलप नहीं है, सांस वो नहीं ले पा रही है, तो इसलिए वो वेंटिलेटर पे है। तब मैंने उसके वाइब्रेटर्स देखे, तब मैं डर गई कि सर ये इतनी ज़ोर से क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं, ये क्या लगा के रखा है इसको, फीडिंग के लिए भी पाइप लगा के रखा है उसको। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, हर्टिंग भी थी। देख देख के बहुत दुख हो रहा था कि छोटे से बेबी को क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, क्यों उसको सहना पड़ रहा है ये सब। तो जब बच्चा हमारा अंदर आईसीयू में था, हम पहली बार बैठे, तब फिर आपको बताया मैंने कि ये बक्से में क्यों है, क्योंकि उसे तापमान और नमी दोनों की ज़रूरत है। सो वी कॉल इट एन इनक्यूबेटर। अब तो आप निक्कू मॉम हो, निक्कू मॉम अपने आप में एक डिग्री, यानी योर डॉटर इज अ निक्कू ग्रेजुएट। सो इनक्यूबेटर में इसलिए था वो क्योंकि उसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चाहिए। जैसे बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है, वहाँ पे नमी भी है और तापमान भी है, जो कि प्योरली रेगुलेटेड है, तो उस तरह का एनवायरनमेंट हमें बाहर क्रिएट करना पड़ता था। एक वार्म आपने एक आर्टिफिशियल warm, वार्म क्रिएट किया था उसके लिए। एग्जैक्टली। तो वेंटिलेटर का तो मुझे आज भी याद है, हम हंसते होते थे कि वेंटिलेटर कब हटेगा सर, वेंटिलेटर कब हटेगा। मुझे लगता है अराउंड अबाउट 28-29 दिन वो वेंटिलेटर पे रही है। तो इस दौरान क्या लगता था लंग्स के बारे में आपको उसका? हम डेली आपसे यही क्वेश्चन करते थे, लंग्स अभी भी ठीक नहीं और हुए, मैं आप कह कह देता रहे थे था, कोई हो बात जाएंगे नहीं। हो जाएंगे, और कुछ तो बताया नहीं। हम पूछते रहते थे सर वो लग नहीं रही है ठीक, आप बता नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम है उसको। आपने कहा नहीं ठीक है, लंग्स ही तो डेवलप नहीं हुए, छोटा है, टाइम लेगा, स्टार्टिंग से उसने टाइम लिया, अभी भी लेगा टाइम। तो इस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हमें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? एक मेरे को लगता है आप घर चले गए थे, आपका घर यहाँ से दूर है थोड़ा सा, तो बहुत बार जब आप आते थे तो हमारा काउंसलिंग सेशन कभी कभी टाइम की वजह से, कभी मेरा टाइम नहीं होता था, कभी आपका ऊपर नीचे होता था, तो क्या इमोशंस थे उस टाइम पे आपके अंदर? तो जब मैं यहाँ पर आती थी, 1 आवर का मेरा रन है, स्टिचेस के बाद वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर आके अब आपसे बात करना भी इम्पॉर्टेंट होता था कि कैसे कि पूछना है, सारा डिटेल चाहिए, क्या हो रहा है बेबी को, क्यों ये ठीक नहीं हो रही है। तो नहीं होता था कई बार टाइम सेट। पर जब आपने बताया कि ये है, इसको लंग्स का है, इसको हार्ट का इशू है, तब ये लगता था कि ये ठीक भी होगा या नहीं होगा। आप हमेशा कहते थे हो जाएगा, बस इतना ही बोलते थे, हो जाएगा हो जाएगा। सो एक मदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चे की फीड। मैं आपकी इमोशनल एस्पेक्ट को जानना चाहता हूँ। जब हमने आपको फ़ोन किया कि आपके बच्चे को आपकी पहली फीड चाहिए, तब आपने कैसा फील किया? सर उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ये लगा कि यही सुनते थे कि मदर्स फीड बेबी के लिए बेस्ट होती है। तो जब ये सुना कि फीड चाहिए, तो मुझे था कि हाँ अब फीड जाएगी, फाइनली वो जल्दी रिकवर करेगी, जितना फीड लेगी उतना जल्दी जल्दी रिकवर आएगा। तो मुझे तो आना नहीं था सर स्टिचेस की वजह से, तो मेरे हस्बैंड ही तब वहाँ पर रुके हुए थे हमारे साथ यहीं पर, तो वो डेली फीड लेके आ रहे थे। डेली सुबह आते थे, दोपहर को वापस आते थे। फीड अगले दिन ये साइकिल दोबारा चलता था। डेली का यही रूटीन था। फीड भी उसको बहुत ज़्यादा जाती नहीं थी। तो लगभग 3.5 महीने बहुत बड़ा समय होता है। तो आपने कब आना शुरू किया? आप भी तो रोज आते थे, लगभग 15 दिन के आसपास। हाँ, 15 to 20 डेज़ के बाद मैंने आना स्टार्ट किया था डेली। तो वो जर्नी कितनी टफ थी आपके लिए? सुबह उठ के आना, फिर यहाँ पे बैठना, बच्चे को कैंगरू मदर केयर देना, फिर उसके बाद आगे वापस जाना। वो स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लगा, स्टिचेस की वजह से कुछ तो ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। 1 आवर ट्रैवल करके आना, फिर यहाँ पर आकर चेंज करो, गाउन डालो, कैप, सारा मास्क, चेंज सब करो। कुछ।
फिर फाइनली बेबी को देखने को मिलता था। बेबी के पास जाओ, खड़े हो, उससे बातें करो, बेबी तो ठीक हो जा, जल्दी से घर आ जा, फिर हम मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी उससे बातें करती थी। बहुत रोना भी आ जाता था उसको देख देख के, उससे बातें करते करते। तो क्या वो रिस्पॉन्ड करती थी जब आप उससे बातें करते थे? नहीं, वो मेनली सोती रहती थी। तो मैंने बल्कि सिस्टर को बोला मुझे बेबी को टच करना है। फर्स्ट डे जब मैं आई थी तो मेरे नेल्स बहुत बड़े थे, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया उन्होंने? मना कर दिया। पहले तो निक्कू में एंटर नहीं करने दिया, मैं रोने लगी। तो मुझे निक्कू में क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे बेबी के पास जाना है, देखने तो मैं टच नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप टच मत करना। मैंने कहा ठीक है आप मुझे ग्लव्स दे दो, मैं ग्लव्स डाल के टच कर लूँगी। तो उन्होंने कहा आपके नेक्स्ट टाइम नेल्स कटे होने चाहिए वरना निक्कू में एंट्री नहीं मिलेगी, हेयर्स टाई होने चाहिए प्रॉपर, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने मुझे समझाए। फाइनली मैं गई, कहते कि अभी ग्लव्स डाल के आप टच करोगे बेबी को तो फील तो नहीं आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फील है। तो वो कैसा कनेक्ट था, वो मोमेंट क्या था? वो मोमेंट सर मैंने फर्स्ट टाइम बेबी को टच किया था, वो भी सर्कल में से, जस्ट वो छोटा सा सर्कल वो ओपन जो कर दिया इंक्यूबेटर था उसके बीच की incubator विंडो में से हाँ, ऐसे खोल के हाथ अंदर बस जाके। ऐसे हाथ पकड़ लो या टच कर लो, पर उस टाइम भी वो सो ही रही थी। तो कभी तो होता होगा जब वो जागती होगी। जागती ऐसे भी ऐसे थी। ये हमारी मेडिकल नॉलेज के पार है जब कहते हैं कि मदर और बेबी एक कनेक्ट बनता है, तो वो कनेक्ट कब फील किया आपने? जब उससे बातें करती थी, कई बार तो लगता था पता नहीं क्यों नहीं उठ रही, आंखें खोलती भी है कि नहीं खोलती, यही सोच सोच के रोना आ जाता था। उससे मैं बातें करना नहीं छोड़ती थी, बोलती रहती थी कुछ ना कुछ। फाइनली कभी उसने आंखें खोल के दिखाई कि मम्मा मैं आइज़ खोलती हूँ, वेरी मैं नाइस। जागती भी हूँ। तो तब मैंने उसको वहाँ इतना टाइम खड़ी रहती तो मैंने फीड लेते हुए भी देखा कि कैसे वो पाइप चेंज करते हुए भी मैंने देखा। कितना लगता था कि कैसे डाल रहा है यार मुँह के अंदर पाइप एकदम से, कैसे फीड डाल रहे हैं, कैसे जा रहा है, उसके पेट में जा रहा है सीधा फीड। तो ये सब था, उस टाइम इमोशनल भी था, हर्टिंग भी था, सारे मिक्स इमोशंस थे। ये जो इतनी करेज, इतना प्रेजर्वेंस, इतनी पेशेंस, ये अकेले तो नहीं आती। कोई ना कोई इंसान आपके लिए सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता होता है। तो आपकी सपोर्ट में वो कौन था जिसने आपको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान और अभी भी कर रहे हैं? तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? स्टार्टिंग में हस्बैंड थे, पर वो चले गए थे 7 to 10 डेज़ यहाँ पर रुके, फिर उन्हें वहाँ पे काम भी देखना ज़रूरी था। उसके बाद मेरे मम्मी पापा थे, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। मेरी मम्मा डेली मेरे लिए खाना वाना सब पैक करते, कई बार तो साथ में भी आते, पापा शॉप छोड़ के आते। ये जो 2-3 मंथ्स निक्कू में रही है, तो पापा ने शॉप की तरफ देखा तक नहीं है मेरे। मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी सिस्टर जॉब करती है, भाई स्कूल जाता था, उन दोनों का भी काम, मेरा भी टिफ़िन, सब करना होता था बहुत। और सबसे बड़ा इमोशनल टच जो उन्होंने इमोशनल सपोर्ट मुझे दिया, क्योंकि मैं पूरी तरह से टूटी हुई थी उस टाइम, जब मुझे धीरे धीरे पता लग रहा था लंग्स प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं, हार्ट फिर में एक वो भी शेक आया कि है। किडनी भी चल नहीं रही है, ऊपर से जब इन्फेक्शन भी लिवर में फैल गया है। जब भी उसको फीड लेते हुए देखते थे पेट फूल जाता था। सर वो भी मैंने कई बार आपसे पूछा ये क्या होता है? उसका पेट एकदम से फूल गया, सर ये क्या हो गया? मैं तो डर गई थी फर्स्ट टाइम, उसका पेट इतना, वो छोटा बेबी खुद छोटा सा है, पेट उसका इतना बड़ा, ये कैसे हो सकता है? तभी आपने कहा कुछ नहीं, ये फीड डाइजेस्ट नहीं हो रहा बस इसलिए है, और कुछ भी नहीं है। तभी मुझे यही आंसर मिला। तो काफी इमोशनली ड्रेनिंग थी ये जगह, है ना? यस। कितने बजे चलते थे सुबह आप वहां से? सुबह हम लोग 9:30 to 10 AM चलते थे। और वापस कब पहुंचते थे? स्टार्टिंग में तो सर जब KMC नहीं थी, पहले तो सिर्फ टेक केयर के लिए बुलाते थे कि सिखाना था, ऑयलिंग करना है या ये सब, तब तो हम लोग दिन में आ जाते थे लंच तो टाइम आपने में। अपनी बच्चे की सारी बेसिक केयर्स यहाँ पे सीखी? यहाँ पर सीखी। वैसे आती थी, पर ये बेबी बहुत छोटा था, इसको हैंडल करना इजी नहीं था। कैसा लग रहा है निक्कू मॉम की उपाधि पाके? निक्कू मॉम, ये एक न्यू मॉम ऑफ अ निक्कू ग्रेजुएट। यस, ये अलग से डिग्री मिल गई है। अलग से डिग्री मिल गई है। तो सबसे लंबा सवाल कौन सा था आपका? घर कब जाएगी? घर कब जाएगी? और फाइनली कब वो दिन आया जब ये घर गई? वो बहुत टाइम लगा, बिकॉज हम बार बार पूछते थे, आप बार बार कहते हाँ होने वाला है डिस्चार्ज 1 वीक में, 10 डेज में, फिर नहीं होता था, फिर और पोस्टपोन हो जाता था। हाँ, इसको घर जाने के लिए तय किया था, फिर इसको इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो गया दोबारा था से। इसको, वो और हम बहुत फिर ज्यादा से- क्रिटिकल हो गई थी उस टाइम पर। और एक बार मेरे को लगता है दोबारा से वेंटिलेटर पे गई थी। दोबारा से गई थी, एक बार थोड़े टाइम के लिए गई थी। सो आप सुबह सुबह उठते थे, यहाँ आते थे, बच्चे के पास बैठते थे, जनरल केयर में इन्वॉल्व होते थे, कैंगरू मदर केयर जो बच्चे को हम यहाँ लिखवाते थे, आपको घंटों बिठा के रखते थे। तो आपकी बॉडी के लिए कितना टायरिंग रहता था? क्योंकि यू हैव गिवन बर्थ टू अ स्मॉल बेबी, चाहे वो स्मॉल था लेकिन उसने आपसे सब कुछ लिया है, अ लाइफ फ्रॉम अ लाइफ। सो कितना टायरिंग रहता था आपकी बॉडी के लिए? सर टायरिंग तो होगा, बिकॉज 1 आवर का पहले रन होता था, फिर यहाँ पर आकर चेयर पे बैठना होता था बेबी को लेके। वो कितने घंटे तंग करते थे हम आपको? 6 to 7 hours। आई गेस वी स्टार्टेड विद 2 hours, 2 है ना? hours 2 hours को 3 किया, नहीं 3 को आप 4 और किया। करो और करो और करो, वो फाइनली 6 hours तक पहुंचा। ये gap केएमसी में दे सबसे के। बड़ा ट्रॉमा क्या था? केएमसी किसी भी मदर के लिए एक ब्लेसिंग होती है क्योंकि आपका बच्चा आपकी गोद में है
आपके साथ लगा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ एक ट्रॉमा भी होता है, तो वो क्या ट्रॉमा था? उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो वो ऑक्सीजन का पाइप हैंडल करना उसको, क्योंकि वो नेक भी सेट नहीं करती थी, इधर उधर करती थी बहुत ज़्यादा, तो वो पाइप को भी पकड़ के रखना, ज़रा सी भी नेक डाउन होती थी सैचुरेशन डाउन चला जाता था, वो बहुत डर लगता था, हैंडल करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे उसको। एक चेयर पे बैठे बैठे बैक पेन भी होती और थी। रोज का आपका क्लासिक सवाल, मैं इतने घंटे बैठी हूँ, वेट फिर नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? एक दिन बढ़ता था 5 ग्राम, नेक्स्ट डे 20 ग्राम लूज हो जाता था, फिर 5 ग्राम बढ़ा, फिर 15-20 ग्राम लूज हो गया। सर वेट तो बढ़ नहीं रहा, मैं डेली केएमसी कर रही हूँ, वेट तो बढ़ नहीं रहा। आपने कहा था केएमसी से वेट बढ़ेगा। मैंने टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर दिया केएमसी का, अपनी बॉडी को थोड़ा और पुशअप किया, पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो इस 3.5 महीने की जर्नी में वो एक कौन सा दिन था जो आपका सबसे टफेस्ट दिन था? सर सेकंड इन्फेक्शन जब हुआ था उसको, पहले लगा कि रिकवर हो रही है, फाइनली घर आ जाएगी, बहुत जल्दी वापस आएगी, बट जब सेकंड इन्फेक्शन की न्यूज़ मिली तो हम लोग बहुत डर गए कि अब ये फिर से हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। फर्स्ट टाइम तो सर ने बोला कि ये बस 2 दिन निकल जाए, फिर सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाती लड़की। अब क्या तो वो 2 आपके दिन पास सबसे आंसर टफ था? दिन वो थे। बहुत टफ दिन थे। गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स, द बेबी रिकवर्ड वेल। अब इस 3.5 महीने की जर्नी में एक सबसे पॉजिटिव डे भी होगा, अपार्ट फ्रॉम जिस दिन आप घर गए, वो मोमेंट क्या था? जब उसकी ऑक्सीजन उतरी सर, फाइनली जब उसके ऊपर से सारी पाइप, सारी वायर सब निकल गया, जब मैंने उसे फीड कराना स्टार्ट किया, स्पून फीड, बॉटल फीड जब उसकी स्टार्ट हुई, तब मुझे लगा कि यस। सो फाइनली वो 3.5 महीने एंड वो दिन आया जब आप घर जा रहे थे। सो मिक्स्ड इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, क्या चल रहा था उस दिन? सर सबसे बड़ी चीज़ तो जो उसका कलर चेंज हो गया था, मैंने वो भी आपसे पूछा ये क्या हुआ है, तो आपने कहा मेडिसिन हैं, मेडिसिन का असर है, वो चला पैदा तो बहुत जाएगा। गोरी हुई थी, जाते वक्त वो काली हो गई थी। ऐसा? बिल्कुल, तो घर पे जब हम लेके जा रहे थे तो उस टाइम डर भी लग रहा था। मैंने देखा निक्कू की पूरी टीम इमोशनल थी उस टाइम पर, आप भी वहाँ पर थे। तो उस टाइम हमें भी डर लग रहा था कि हम लेके कैसे जाएँगे, आपको भी डर लग रहा था दीक्षा आप सँभाल लोगे ना, सच्ची में लेके जा रहे हो। तो उस टाइम हम लोग लेके जा रहे थे, तो फाइनली कार, अब हमारा हिली एरिया है यहाँ पर जो रास्ता पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी नेक को पकड़ के रखना, पूरा टाइम मेरी नज़रें सिर्फ इसके ऊपर थी कि ये सही सलामत घर पहुँच जाए। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने सबने, तो अब हमारी बारी थी मेहनत करने की। हम इसको घर लेके जब जा रहे थे तो झटके-वटके बड़े लग रहे थे, डर लग रहा था। इसकी नेक क्योंकि ज़रा-सी भी डाउन होती थी, सैचुरेशन तभी वहीं डाउन। तो घर लेके गए, सबसे बात होती थी फ़ोन पे, तो सब लोग देखते थे, वीडियोज़ कॉल होती थी या फ़ोटोज़ वगैरह मँगाते थे, तो सब बोलते थे यार ये कैसी है, अजीब-सी लग रही है, बहुत अंडरवेट है, कैसे सँभालोगे, बहुत छोटी है। 1.5 किलो के लगभग आसपास थी जब हमने घर भेजा इसको। तो उसका वेट तो वही 1380 था, थोड़ा-सा बड़ा था। बाकी आपने कहा कि घर जाके ही बढ़ेगा वेट, यहाँ पे बढ़ेगा भी नहीं। तो हम लोग घर लेके गए, सबसे बातें होती थी, सब लोग बोलते थे कैसी है, कैसे सँभालोगे? एक तरफ नेगेटिविटी भी थी कि कैसा कलर हो गया ये वो, तो हम आपसे क्वेश्चन करते थे, ये सब क्या कि ये है? कलर ऐसा क्यों हो क्यों गया? हो गया है? आप कहते थे पैदा तो गोरी हुई थी, काली हमने कर दी। और हमें तो लगता नहीं था कहीं से कि पैदा गोरी कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ तो हमें था कि गोरी तो नहीं होगी, मदर एंड फादर दोनों का कलर इतना फेयर नहीं है। अभी तो गोरी है, अभी जब आप लेकर आए 6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो ये कैसी Yes. रही जर्नी? फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे थे आपके बच्चे के साथ घर पे? स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आई, सारी-सारी रात बैठ के हम उसको देखते रहते थे। फ़ीड वो ऐसे ही लेती थी बस, बहुत टफ़ था उसको फ़ीड कराना भी, क्योंकि निक्कू में क्या था, प्रॉपर बेड होता था, स्टैंडिंग पोज़ीशन होती थी, कंफर्टेबल एक वो रहता था। घर पे वो बेड नीचे होते हैं, बैठ के उसको लेना, हैंडल करना, वो बहुत टफ़ होता था। तो कहीं न कहीं आपकी बातें याद आती थी सर कि दीक्षा सँभाल लोगे ना? तो वो लगता था कि हो जाएगा। फिर कलर के लिए हमें था कि अभी तो नहाएगी, धोएगी, साफ़ हो जाएगी, अभी तो फ़ीड भी तो प्रॉपर फर्स्ट नहीं बात गई है। कैसा था इसका? फर्स्ट बाथ, दैट वाज़ वेरी अमेज़िंग। है वो ना? इतना हमने डिसाइड किया था 2 केजीज़ पे फर्स्ट बात होगा, तो फर्स्ट बात कैसा था? वो फाइनली 2 केजीज़ की हुई, उसको इंजेक्शन लगा, उसके बाद हमने उसको बाथ कराया। तो वो एक बार तो रोई बहुत स्टार्टिंग में जब उसको पानी-वानी लगा, तो फिर उसको अच्छा भी लगा। मेरे को सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी, बच्चे नहाते हुए खुश नहीं होते, वो बड़ी खुश हुई नहाकर। वो इतना उसको रिलैक्स मिला, नहाकर सो गई वो आराम से। और डेली-डेली मुझे बात कराने लगे ना, तो डेली-डेली बड़ा रिलैक्स होती थी नहाते टाइम, रोती नहीं थी बहुत ज़्यादा वो। तो कलर भी धीरे-धीरे आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा मेडिसिन्स का असर है, चला जाएगा, वो चला गया। इतना हेल्दी वेट कहा कि धीरे-धीरे बढ़ेगा, टाइम लगेगा पर बढ़ जाएगा। तो वो भी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। तो अब 6 महीने की हो गई वो। तो क्या सोचते हो आप उसकी डेवलपमेंट को लेकर? एक जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी गर्दन सँभालता है, इंटरैक्ट करता है, क्या वो सब कुछ ये कर पा रही है? स्टार्टिंग में दिक्कत थी, अब ये सब करने लगी है, हम उससे बातें करते हैं, तो स्माइल भी करने लगी है, हमें देख के खुश होती है, कोशिश करती है बातें करने की अपनी वे में। तो नेक भी, अब गर्दन भी सँभालने लगी है थोड़ा-थोड़ा। अब हम सोचते हैं अब वो कब बैठेगी?
फिर जब बैठेगी तो हम सोचेंगे वो कब खड़ी होगी, कब चलेगी, ये सारी प्लानिंग्स तो चलती ये रहती है। कृष्णा फिर की तरह आगे से आगे चलता आगे से रहेगा। आगे चलता रहता है, इसको स्कूल छोड़ के आएंगे, पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। आजकल जैसे मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट आ गई है, ये प्रीटर्म बेबीज प्रीमेच्योर बेबीज बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो आप आपकी तरह की ही मदर्स को, जो कि एक करेज और एक इंस्पायर करने की उनको बहुत ज़रूरत है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? यस सर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुद पॉजिटिव रहोगे तभी आपको होप मिलेगी। हमारे केस में हम लोग बहुत जगह गिरे हैं, बहुत जगह टूटे हैं, पर डॉक्टर पे विश्वास था। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, डॉक्टर पे होना चाहिए आपका। तो अगर आप डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेबी ठीक है, तो वो ठीक है। डोंट बी नेगेटिव कि नहीं ठीक नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। सो इमेंस स्टोरी ऑफ करेज, परसेवरेंस एंड रादर आई वुड से परसिस्टेंस। 3.5 महीने और उसके बाद डेवलपमेंट की जर्नी, ये छोटी नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दीक्षा जी फॉर शेयरिंग हर स्टोरी, प्रोवाइडिंग करेज, प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू द मदर्स who are expecting a preterm delivery or who are delivered with a preterm baby. एज अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू से कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हम अपने बेबी को 24 आवर्स, फर्स्ट जो उसका फर्स्ट गोल्डन मिनट है, फर्स्ट गोल्डन आवर है एंड फर्स्ट 24 आवर्स उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में रखते हैं। एवरी प्रीटर्म बेबी सर्वाइव्स, ये कहना गलत होगा। एवरी प्रीटर्म बेबी डज नॉट सर्वाइव, ये भी कहना गलत होगा। सो वी शुड कीप आवर होप्स हाई विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी एक छोटा बच्चा हो वो ब्रेन वाइज नॉर्मल हो, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बात करे, एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप हो। दैट शुड बी आवर मोटो एंड उसके लिए हमें वी शुड टेक एवरी पॉसिबल स्टेप मेडिकली. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड कंटिन्यूस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू द मदर and the required medical support to the newborn infant, ताकि we provide society a healthy child which is actually our nation's pride. Thank you Diksha for being with us. Thank you sir.